नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका है आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025। सबसे पहले कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा किस आयोग के द्वारा इसका पूरा फॉर्म भरवाना और परीक्षा ये सब आपका किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया जाता है। दूसरी चीज कि क्या इसका फॉर्म आ चुका है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका फॉर्म आ चुका है। आपका नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 2 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और फॉर्म आपका 14 मई से शुरू हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन और आपका शुल्क जमा करना, ये सारी चीजें आपकी 14 मई से शुरू हो चुका है और आपका इसका रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 17 जून है। और यदि आपसे कोई चीज फॉर्म में गलत हो गया तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं आवेदन में, और इसकी जो संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी है 24 जून को। यानी कि फॉर्म आपका 14 मई से शुरू हो चुका है भरना, रजिस्ट्रेशन आपका 14 मई से शुरू हो गया है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है तो 17 जून आपका है। इतनी ज्यादा बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, जिसमें से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं कि चलो ठीक है अंतिम तिथि के आसपास फॉर्म डाल देंगे, या हम लोग बस इंतजार करते रहते हैं कि चलो कुछ दिन बाद डाल देंगे, 10 दिन बाद डाल देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि लास्ट टाइम में जब भी फॉर्म डाला जाता है, पूरी वेबसाइट कहते हैं कि इतना सर्वर लो हो जाता है कि लास्ट टाइम में ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाते। तो इस वजह से लास्ट डेट के लिए मत बैठिएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है, तो आप लोग जितना हो सके जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अब आपके मन में ये होगा कि भाई हम पेट क्यों दें, क्या आखिर आवश्यक हो गया कि हमें पेट देना पड़ जाएगा, आखिर क्यों जरूरी है पेट। पहले तो हम देखेंगे कि पेट क्या है और पेट क्यों जरूरी है। तो ये परीक्षा इसलिए जरूरी होता है कि जैसे मैंने कहा कि कोई उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ गई, मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने कहा मुख्य सेविका की वैकेंसी आ गई, बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, मुख्य सेविका की वैकेंसी आ गई, या स्वास्थ्य विभाग में किसी पद का जो है कि वैकेंसी आ गई, या फिर आपका ग्राम विकास अधिकारी का आपका क्या आ गया की वैकेंसी आ गई, यानी जिसे हम वीडियो कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता था कि जब भी वीडियो की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, मुख्य सेविका की वैकेंसी, इस तरह की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आती थी तो डायरेक्ट, चूंकि इसमें क्या रहता है, वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, इसमें आपकी बहुत बड़ी योग्यता नहीं चाहिए होती है। नॉर्मली एक जनरल जो बच्चा है, एक जैसे कि किसी ने हाई स्कूल, या मैंने कहा कि अगर उसने इंटर पास किया है तो वो उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती थी। आप अगर 10+2 है तो आप डायरेक्ट वीडियो का फॉर्म भर सकते थे। तो अगर मैंने ऐसा देखा गया कि अगर मैंने कहा कि अगर 1000 पद है आपके वीडियो का, तो पता है कितने बच्चे फॉर्म भरते थे, आपके कम से कम 20-20 लाख बच्चे, 20-20 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे, 20-20 लाख फॉर्म भरते थे, जिससे कि पेपर जो कंडक्ट कराना बड़ा कठिन हो जाता था। कई शिफ्ट में पेपर होता था और बहुत सारी चीजें, और कंपटीशन भी अगर देखा जाए तो 20 लाख बच्चे सीधे डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि लगभग अभी ARO का ये अभी तो पेपर हुआ नहीं, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद जो है अभी तक परीक्षा हुई नहीं उसकी। लेकिन उस ARO के इतने कम पद थे जिसमें से 10 से 11 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, क्योंकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आया, डायरेक्ट सभी बच्चों ने फॉर्म डाल दिया। उसी तरह से ऐसे होता था। लेकिन पेट आ जाने के बाद
अब क्या होगा कि अब इस तरह की भर्तियों में डायरेक्ट आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब इस तरह की भर्तियों में आपके पास पहले से ही पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास पेट का स्कोर कार्ड है तभी आप इन सब भर्तियों में जितना भी उत्तर प्रदेश में समूह ग का मतलब ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आती हैं उन सभी में पहले तो आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और स्कोर कार्ड ही नहीं उसमें अच्छे नंबर होने चाहिए। आप सोचोगे कि ठीक है मैं पेट एग्जाम में मैंने 22 नंबर पा लिया, तो मैं अगली वैकेंसी जब भी आपका उत्तर प्रदेश में चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे मुख्य सेविका का हो, चाहे किसी भी स्वास्थ्य, यहाँ तक कि आपको लोअर पीसीएस के भी कुछ ऐसे विभाग के पद हैं जिसे आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही कराता है। यानी कि इस आयोग के अंतर्गत जितने भी समूह ग यानी ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी आपकी आएगी उन सभी में आपका पहले पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, अच्छे नंबर से आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अब आपका 2 लेवल पर पेपर होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको पहले पेट की परीक्षा दे लेनी होगी, उसके बाद आप आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसी दी जाएगी आप उसमें सम्मिलित तो हो सकते हो, अन्यथा नहीं। यदि मतलब मैंने ये मान लिया कि अगले 3 साल में, मैंने कहा यदि 3 साल में लगभग मैंने कहा कि 20,000 वैकेंसी आती है, 20,000 पदों पर अलग अलग विभाग में वैकेंसी आती है। यदि मेरे पास पेट का स्कोर कार्ड ही नहीं है, मतलब मैंने ना पेट का फॉर्म भरा, ना मैंने पेट की परीक्षा दी, ना मेरे पास स्कोर कार्ड, तो मैं ये 3 साल आगामी उत्तर प्रदेश में आपके आयोग के द्वारा, और किस आयोग के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इस 3 साल में 20,000, 30,000, 40,000 जो भी वैकेंसीज कराई जाएंगी, तो उसमें हम डायरेक्टली अगर देखा जाए तो सम्मिलित नहीं हो सकते। तो इसलिए आपकी जो पेट परीक्षा है वो जरूरी हो जाती है, और जब भी कोई भी वैकेंसी आती है, डायरेक्ट जो आपकी पदों की वैकेंसी आएगी, तो उसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से ये प्रारंभिक है, अर्हता परीक्षा, यानी पेट पास करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी नौकरी के लिए ये परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके बिना भी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि जब भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किसी भी पदों पर डायरेक्ट भर्ती आती है, तो बिना आप पेट क्वालिफाई किए हुए या पेट का बेहतर नंबर स्कोर कार्ड पे अगर आपके पास नहीं है, तो आप आगामी भर्तियों में सम्मिलित नहीं हो सकते। अब देखो ये कैसे होता है। अब जैसे देखिए, मैंने कहा पहले अगर 1,000 पद पे आता था तो 20 लाख फॉर्म पड़ जाते थे, 20 लाख फॉर्म पड़ जाते थे। अब क्या है, अब यदि अगर पेट पास करने के बाद यानी पेट परीक्षा के बाद यदि इसी 1,000 पद पर वैकेंसी यदि मैंने कहा लेखपाल की आती है, अब यही फॉर्म वैसे तो दिया रहता है, किसी भी फॉर्म में 15 गुना बच्चों को ये बुलाते हैं, लेकिन फिर भी ये 30 गुना लगभग ये बुला ही लेते हैं, यानी 30 गुना फॉर्म ये डलवाते हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे, तो जैसे मैंने कहा कि यदि आपने पेट परीक्षा पास कर ली है और लेखपाल की वैकेंसी आ गई, या ग्राम विकास अधिकारी की या जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई, तो उसमें क्या रहेगा कि वो मेंस परीक्षा कहलाती है, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के लिए हर विभाग जब आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस भी विभाग के पदों पर भर्ती निकालेगा, तो उसमें वो एक कट ऑफ जारी करेगा कि
जितने जितने पेट में इतने स्कोर वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते। तो सपोज दैट मैंने कहा कि लेखपाल के लिए इन्होंने कहा कि 65% से अधिक, यानी 65 नंबर जिन बच्चे ने पाया है वो मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सकते। तो लगभग ये मतलब जितना बच्चा इन्हें बुलाना होता है लगभग उतना ये कट ऑफ दे देते हैं कि भाई अगर आपके स्कोर कार्ड में इतने हैं नंबर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखा जाए तो पेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये हो सकती है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप सोचोगे कि अभी जैसे देखो हम पीछे 2024 में तो नहीं हुआ पेट की परीक्षा, लेकिन 2023 का पेपर इतना कठिन था कि उस दौरान आपके 1-2 वैकेंसी आपकी आई भी, उसमें बहुत कम कट ऑफ गई थी, यानी कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बहुत न्यूनतम कट ऑफ मांगा हुआ था कि अगर आपके पास 30-35 नंबर भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं पेट में। जबकि हम उससे पहले की बात करें 21-22 की, तो उस समय जब लेखपाल की वैकेंसी आई और उसकी मुख्य परीक्षा में जब बच्चे बैठे थे तो उस समय जो भी 65 से 75% वाले, यानी 65% से ऊपर वाले जिनके यूपी पेट में स्कोर था, वो सभी बच्चों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 2023 की तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है 21-22 की है अगर हम बात करें, तो उस समय नॉर्मली 65% से जिन्होंने पाया था, 65% जिनका पेट में स्कोर था, तो वो लेखपाल भर्ती में 65% से ऊपर वाले सभी लोग मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो यूपी में समूह ग, और वो भी किसके अधिकार क्षेत्र में, तो यहाँ साफ तौर पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में, यहां तक कि सचिवालय के भी ऐसे कई पद हैं जो कि आपके समूह ग में बहुत सारे सचिवालय के पद हैं जो कि आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सीधी भर्ती करवाता है। यहां तक कि कोई निगम हो या जितनी भी सरकारी विभाग उत्तर प्रदेश में जो भी आपके इस आयोग के क्षेत्र में आता है, उस सभी में पेट आवश्यक है। बस ये जान लीजिए, और पेट आवश्यक ही नहीं, अच्छे स्कोर से आवश्यक है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब यानी कि और ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई नोटिफिकेशन ऐसा है जो कि यहां लिखा है कि अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ा भी जा सकता है। अगर ये चाहे आयोग तो ये कह दे कि इसमें पेट आवश्यक नहीं है। ऐसे बहुत सारे पद आते हैं जिसमें ये सीधे कह देते हैं कि भाई पेट आवश्यक नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें ये पेट आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें क्या है। अब जैसे देखिए जब भी इसकी परीक्षा होती है तो इतनी ज्यादा मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब उसके लिए तो ये बहुत आवश्यक है। तो लगभग सारे के सारे बच्चे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं तो वो लगभग सभी बच्चे फॉर्म भरते हैं। वो तो छोड़िए, अगर उत्तर प्रदेश के बाहर के, मतलब इसमें सीधे है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप यूपी से बाहर किसी अन्य राज्य से हैं तब भी आप फॉर्म फिलअप करके आप पेपर दे सकते हो। तो एक तो उत्तर प्रदेश राज्य के और बाहर के भी, तो इतने ज्यादा बच्चे हो जाते हैं कि इसमें कई शिफ्ट में ये पेपर कराया जाता है। और जब भी पेपर कई शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया लागू होती है। जब भी आप देखोगे तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है आपका, है ना, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। कभी कभी स्कोर नॉर्मलाइज्ड में घट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है। ठीक है, अब जैसे तो ये सब है कि कई शिफ्ट में ये पेपर आपका कराया जाता है। अब अगली चीज, अब इसी में हमें और जो है बहुत महत्वपूर्ण है,
अब इसमें है कि उम्र सीमा, यानी कि आखिर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट विभाग में अगर आपको नौकरी पाना है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उस भर्ती को कराता है, तो उसके लिए पेट तो आवश्यक है, लेकिन पेट देने के लिए आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहला कि क्वालिफिकेशन में अगर आप, क्योंकि ऐसी कई भर्तियां आती हैं जो 10 पास की होती हैं, यानी कि हाई स्कूल पास पर आती हैं, तो पेट एग्जाम में यदि आप हाई स्कूल पास हैं, हाई स्कूल पास हैं और साथ ही आपकी न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि सबसे अगर हम क्वालिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो तो आप एमएससी किए हो, पीएचडी किए हो, अधिकतम क्वालिफिकेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, चाहे आप जितना पढ़े लिखे हो, लेकिन न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपका कम से कम हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, साथ ही न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। अब वो भी कब से? तो 1 जुलाई 2025 को, यानी कि जो आपकी उम्र जोड़ी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष हो चुकी हो, यानी कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो आपने, और अधिकतम 1 जुलाई 2025 तक आपका 40 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आयु की तय सीमा है वो आपकी 1 जुलाई 2025 है। अब 1 जुलाई 2025 है तो इस तारीख तक आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम क्या आयु में छूट नहीं है? आयु में छूट है। जो भी आपके उत्तर प्रदेश शासन में जो भी आपकी उम्र सीमा बनाई गई है 3 वर्ष 5 वर्ष है ना, आपके SC ST OBC के लिए, तो वो सारी चीजें इस पे लागू होंगी। ठीक है, चल, लेकिन ये बेसिक तौर पे आपकी उम्र सीमा यही है, बाकी ऐसा नहीं है, आयु में छूट भी दी जाती है। फिर मैंने कहा पेपर, अगर जैसे आपने ध्यान रहे स्टूडेंट, फॉर्म तो आपको हर हाल में डालना है, इसके पीछे का कारण हम अभी आपको बताएंगे। मैंने कहा कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आखिर हमें कौन कौन से विषय देखने को मिलेंगे और कितने अंक का देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि जो पेपर का पैटर्न होता है, 100 सवाल आपसे पूछा जाता है, 2 घंटा आपको समय मिलता है और 100 नंबर का आपका पेपर होता है, यानी 100 सवाल 100 अंकों का होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही साथ 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपने एक गलत किया उसमें तो 0.25 सही वाले उत्तर में से 0.25 काट लिया जाएगा, यानी कि आपने 4 गलत उत्तर किया तो एक सही वाला आपका कट जाएगा। अब पेपर के पैटर्न में आपको इतिहास से सवाल पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का, यानी 5 सवाल इसमें 5 सवाल इसमें, यानी 5-5 अंक का, भूगोल का 5 सवाल 5 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था का 5 सवाल 5 अंकों का, भारतीय संविधान का 5 सवाल 5 अंकों का, सामान्य विज्ञान का 5 सवाल 5 अंकों का, प्रारंभिक अंक गणित यहाँ आती है 5 सवाल 5 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी 5 सवाल 5 अंकों का, सामान्य हिंदी 5 सवाल 5 अंकों का, यहाँ तक कि तर्क एवं तर्क शक्ति जिसे हम रीजनिंग कहते हैं 5 सवाल 5 अंकों का। अब सबसे मेन होता है ग्राफ और आपकी तालिका, ये 2 जिनका बेहतर हो वो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करके आते हैं। जिन्होंने, मतलब कहा जाता है कि अच्छे स्कोर के लिए ये सबसे निर्णायक होते हैं। तो 2 ग्राफ आती है, 2 तालिका आती है। अब 2 ग्राफ में, जैसे देखो 2 ग्राफ आएगा तो एक ग्राफ में 5 सवाल, फिर दूसरे ग्राफ में 5 सवाल, तो 5-5 कितना हो गया, 10 अंक का हो गया, यानी 10 सवाल 10 अंक का। तालिका 2 तालिका आती है, हर एक तालिका में 5 सवाल होता है और 5 सवाल है तो आपका 5-5 10 सवाल 10 अंकों का।
फिर मैंने कहा सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल अवेयरेंस कहा जाता है, जीए। जीए में आपका भी हम सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे। तो 10 सवाल 10 अंकों का होता है। करंट अफेयर के भी 10 सवाल आते हैं 10 अंकों के। अपठित गद्यांश आपका 2 आपका पैराग्राफ आता है। हिंदी से देखा जाए तो हिंदी से अपठित, मैंने कहा कि अपठित गद्यांश, तो अपठित गद्यांश कितना होता है? तो 2 अपठित गद्यांश आता है। और 2 अपठित गद्यांश जो आएगा तो 5-5 सवाल हर एक गद्यांश में होगा, तो 10 सवाल 10 अंकों का। टोटल अगर हम इसको जोड़े तो 100 सवाल 100 अंकों के आपके होंगे। ये पेपर का पैटर्न है, 100 सवाल 100 अंक और 1/4 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब देखिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब ऋणात्मक अंक क्या है? तो मैंने यहाँ पर दिया कि हाँ इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर मैं आपको और ज्यादा वो करूं तो एक चीज और है आपका, क्या है? प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है। जैसे बहुत सारे पेपर हम लोग देते हैं तो उसके स्कोर कार्ड की कुछ 1 साल तो पहले क्या होता था कि पेट के जो स्कोर कार्ड है ना, पेट का स्कोर कार्ड जो है, स्कोर कार्ड जो है इसकी जो वैधता हुआ करती थी वो 1 साल की थी। लेकिन अब जो बच्चा 2025 का पेट देगा, अब इसकी वैधता 3 साल कर दी गई है। 3 साल कर दी गई है। यानी पहले 1 साल, अब क्या था कि 1 साल में हो सकता है कि वैकेंसी ही ना आई हो। अब 1 साल में वैकेंसी ही ना आई हो और हमने पेट दे लिया, और पेट देने के बाद हमारा मनोबल एकदम कम हो गया कि भाई हमने तो पेट दिया लेकिन 1 साल में वैकेंसी नहीं आई, तो अब तो ये मेरा स्कोर कार्ड अब तो बेकार हो गया, अब तो ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो पहले तो 1 साल का था, और ऐसा नहीं है, वैकेंसी अगर आपके पास आई तब तो ये आप तुरंत अपना स्कोर कार्ड लगा दोगे। तो ऐसे में देखा गया कि 2025 जो पेट देगा, मांग तो 2023 का भी किया जा रहा है कि जो 2023 पेट में बैठे थे उनका भी जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी जाए। लेकिन ये हुआ नहीं, है ना, ये हुआ नहीं। यानी कि पेट जो भी बच्चा इस साल 2025 पेट 2025 में बैठेगा और जितने अंक आप पाते हो, तो जितने अंक पाओगे वो जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी वो 3 साल की अब हो जाएगी। अब आपके मन में बहुत सारे, तो बाद में आप कमेंट करके पूछो, उससे पहले हम बता दे रहे हैं। मैंने कहा कि यदि 2025 में, और देखो ये जोड़ा कैसे जाता है ना, वैलिडिटी जोड़ी कैसे जाती है? तो वैलिडिटी कुछ इस तरह से जोड़ी जाती है कि सपोज दैट आपका लास्ट डेट आपके एग्जाम की जून में, मैंने कहा कि हो सकता है आयोग ने अगस्त में परीक्षा करवा ली और 15 अक्टूबर को रिजल्ट दे दिया, है ना। मान के चलिए 15 क्या, हमने कहा 10 अक्टूबर को इसने रिजल्ट दे दिया। अब 10 अक्टूबर को रिजल्ट दे दिया तो जिस दिन से रिजल्ट जारी होता है उसी दिन से आपकी वैधता जोड़ी जाती है। ये नहीं कि आप पेपर में बैठ गए, आपने फॉर्म भर दिया तब से, नहीं, जिस दिन से, तो मैंने कहा कि 10 अक्टूबर, मैंने कहा कि हो सकता है कि पेट 2025 का रिजल्ट यदि 10 अक्टूबर को आपका आता है, तो यानी 10 अक्टूबर 2025 को आता है, तो ये 26, 27, 28 यानी कि 9 अक्टूबर 2028 तक इसकी क्या होगी? वैधता होगी। क्या होगी? वैधता होगी 3 साल की। अब आप कहोगे कि मैम क्या हर साल पेट होगा? तो देखो इन्होंने नोटिफिकेशन में तो सीधे तौर पे दिया है कि हम वार्षिक आधार पे हर साल पेट की परीक्षा कराएंगे। तो जब तक नियम नहीं बना था तो पिछली साल तो नहीं करा पाए 2024 में पेट की परीक्षा। तो किन्हीं, अब जैसे ये नियम इसलिए भी बनाया गया कि इन केस किसी साल पेट की परीक्षा ना हो,
तो कम से कम बच्चा परेशान ना हो, कम से कम उसकी वैलिडिटी 3 साल की रही, अगर पेट की परीक्षा ना भी हो तो कम से कम वो अपना पिछला स्कोर कार्ड लगा करके वैकेंसी में बैठ जाएगा, यानी मुख्य परीक्षा में बैठ जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही बोला जाता है। पेट तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, लेकिन जब भी वैकेंसी किसी विभाग से आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है देता है, तो वो मुख्य परीक्षा, फिर वैकेंसी में जब इंसान सेकंड लेवल पर बैठता है तो वो मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के नाम से आता है फॉर्म। तो कम से कम बच्चा आश्वस्त रहे और वो जो है उस आपके वैकेंसी में बैठ जाए। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, यदि 2025 में मेरा जो स्कोर है वो कम आया, तो क्या मैं अगली साल बैठ लूंगा? तो बिल्कुल आप अगली साल, अगर इस बार 2025 वैसे तो करिएगा नहीं, अच्छे नंबर लेके आइएगा, करने मतलब ये नहीं कि नहीं बस ऐसे ही बैठ जाना है, तो ऐसा नहीं करिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा। यदि किसी कारणवश स्कोर कम आ गया, मतलब ऐसा नहीं है, अब ये तो निर्भर करता है आपकी वैकेंसी का कि वो कितना कट ऑफ, मतलब कितने कट ऑफ तक बच्चों को बुला रही है, कितने पेट के स्कोर वाले बच्चों को बुला रही है। ये तो उस वैकेंसी की संख्या पर निर्भर करता है कि 400 पद आ रहे हैं, 10,000, जितने ज्यादा पद होंगे उतनी संख्या में बच्चे बुलाए जाएंगे, उतना गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, जितनी ज्यादा आपके सीट पर वैकेंसी आएगी उसी हिसाब से पेट का जो स्कोर होगा उसी हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखिए, तो यदि आपका स्कोर कम हुआ कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर से बैठ करके, अगर पेट हुआ तो अगले साल फिर से आप अपना स्कोर गेन कर लीजिएगा। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मैम यदि अगर हमने इस बार दे लिया और अगली बार वाले में मेरा ज्यादा नंबर आ गया, तो मैं दोनों में से, मेरे पास तो 2-2 सर्टिफिकेट हो गए इस 3 साल के दौरान। जैसे मैंने 2025 में दिया, मेरे 2025 से ज्यादा 2026 वाले पेट में नंबर आ गए। तो यदि कोई 2026 में वैकेंसी आती है तो मैं 2025 वाला पेट का स्कोर के आधार पे मैं फॉर्म डालूंगी या 2026 वाला? तो आपके नोटिफिकेशन पे साफ तौर पे कह दिया है कि जो सबसे अधिकतम नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, यानी कि जिस पेट परीक्षा में 2025 से जब भी आप फॉर्म डालोगे, जैसे 2025 में 2026-27, तो जिस पेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा अधिकतम नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका होगा, आप वही पेपर में लगा सकते हो। ये नहीं कि जो पहले दे दिया उसी को, कि मत पता चला कि 10 अक्टूबर को है और ये 2028 तक वैलिडिटी है, तब तक हम जो भी वैकेंसी आएगा उसमें हम इस दौरान सिर्फ इसी को लगाएंगे, 2025 वाले पेट के स्कोर को ही लगाएंगे, ये जरूरी नहीं है। यदि इसी दौरान 28 के दौरान फिर से आपने 2025 के अलावा फिर आपने 2026 में दिया, 2026 में दिया, तो इसमें आपके ज्यादा स्कोर आ गए, तो ये 2026 वाला फिर से 3 साल के लिए हो जाएगा, 2029 के लिए हो जाएगा। तो ज्यादा स्कोर आ जाएगा, तो आप इसको ना लगा करके आप ज्यादा स्कोर वाले को लगा सकते हो। और यही चीज दिया गया है, यहां पर लिखा है पूरी ये चीज जो मैंने बताया, तो यहां लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। ये कह तो रहे हैं कि हम हर साल कराएंगे, तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगा, यानी जितने आप स्कोर लेकर के आओगे वो 3 साल तक उसकी वैधता रहेगी। किसी विज्ञापन, यानी कोई भी आपकी भर्ती की नोटिफिकेशन के आयोजन के समय एक से अधिक अगर आपके पास पेट का स्कोर है, तो ऐसी दशा में तत्समय, यानी कि उस समय आपके पास धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक, यानी कि अगर आपके पास 2-2 पेट स्कोर कार्ड है, 2023 वाला नहीं, 23 का नहीं, 2025 से हम आगे की बात कर रहे हैं, तो यदि 2025 में बैठे और 2026 में 25 से ज्यादा नंबर आ गया और 2026 में वैकेंसी आई, तो अब इन दोनों में कौन लगाओगे? तो दोनों में जो सबसे ज्यादा नंबर है, आप उसके आधार पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग उसके आधार पे होगी। पता है ना कि, है ना, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग सबसे ज्यादा नंबर वाला होगा उसके आधार पर होगी, सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका, तो यही मेन बच्चों के मन में यही मेन था क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने सिलेबस की बात करी, तो 5 अंकों का आपका इतिहास आया। तो 5 अंकों के इतिहास में वही सारी चीजें हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, और आपका ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन से अलग से यानी इतिहास पूरा आपका 10 नंबर का हो जा रहा है, 10 नंबर का हो जा रहा है। अब आगे आते हैं, भूगोल की बात करें तो भारत एवं विश्व का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा, जैसे कि पूरे विश्व और भारत की नदियां, और आपका यहाँ पर भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन आपको विशेषकर इंडिया के यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन, और वही जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास या जनगणना से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 आपके अंक इसके होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पूरा 1947 से लेकर के पूरा, पहले तो अर्थव्यवस्था 1991 तक का है। फिर 1991 में जो भी आर्थिक सुधार हुए थे, जैसे कि हमने एलपीजी अपनाया था यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण, है ना, और हमने निजीकरण अपनाया था, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर 2014 के पश्चात जो भारत में आर्थिक सुधार हुए हैं उससे क्वेश्चन आएंगे, और ये 5 अंकों का होगा। ये आपका सिलेबस है। भारतीय संविधान की बात करें तो पूरी संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो है ना, और आपके मूल अधिकार, ये सब आपको पढ़ना है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, ये सब देखना है। न्यायिक ढांचा देखना है। जिला प्रशासन यानी कि हमें पंचायती राज पढ़ना है ना, यानी स्थानीय निकाय या स्वशासन या हमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरे 5 अंक के। सामान्य विज्ञान में हमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों पढ़ना है। प्रारंभिक गणित में प्रतिशतता, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सारी चीजें पढ़नी है। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां और सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों के, तो ये आपके सामान्य हिंदी से है। बात करें सामान्य अंग्रेजी की तो अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी का ही अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूरे 5 नंबर के हैं। फिर आपका यहाँ पर तर्क एवं तर्क शक्ति, जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपके कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, क्रम एवं रैंकिंग, इससे रिलेटेड होगा। और आपका भारत का और पूरे विश्व में जो चल रहा है ना, समसामयिक घटना, यानी कि अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है। सामान्य जागरूकता की बात करें तो वही आपके, जैसे देखो भूगोल यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा आएगा, जैसे भारत के पड़ोसी देश, उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी, आपको ये सब पढ़ना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, देश, राजधानी और मुद्रा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, पूरे आपको जितने भी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको उसकी राजधानी पता होना चाहिए। और यहाँ पर भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, देखो यहाँ पर पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका जो भी राष्ट्रीय दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, जैसे WTO की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, IMF की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, कहाँ है, ये सब चीजें हमें देखना है।
भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल है वो देखना है, भारत की कला एवं संस्कृति और भारत एवं विश्व के खेल यानी कि गेम के बारे में हमें देखना है। और यहां से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है कि कौन सा खेल कहाँ का नेशनल गेम है। जैसे भारत का नेशनल गेम, जापान का नेशनल गेम पूछ लेता है, अमेरिका का नेशनल गेम पूछ लेता है ना, ब्रिटेन का नेशनल गेम, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भारत और भारत के साथ विश्व के कौन कौन से खेल हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने प्लेयर्स होते हैं ये सब पूछा जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन, कुछ पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन, यहाँ तक कि पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से भी आपके 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर वही अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना, यानी कि 2 गद्यांश आपके हिंदी के आएंगे, जो कि 2 गद्यांश में 5-5 सवाल गद्यांश से रहेंगे, पूरे 10 सवाल 10 अंकों का रहेगा, प्रत्येक 5 प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक ग्राफ में 5-5 सवाल होंगे यानी कि 10। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, हर तालिका में 5 प्रश्न, टोटल 2 तालिकाएं हैं तो 10 प्रश्न यानी कि 10 अंकों के। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्रमांक 1 से 9 पर जितने भी अंकित विषय है, 1 से 9 पे क्या है, इतिहास, पॉलिटी, है ना, आपका अर्थशास्त्र, ये सारे के सारे जो इसका कठिनाई लेवल होगा ना वो आपके एनसीईआरटी के आधारित, यानी कि आपको जो पढ़ना है मैक्सिमम एनसीईआरटी के आधार पे। आपको मैं बता दूं कि एक कहते हैं ना कि एक प्रश्न आया था, लोग बड़ा मतलब हंसे थे, तो अब वो हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन वो आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के ही मैक्सिमम, यहाँ तक कि जो पिछला जो आप कह रहे हो कि पिछला जो पेट का पेपर हुआ था, तो मुझे याद है उस पेट की घटना कि उसमें पूरा क्वेश्चन चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आई थी। और हम क्या करते हैं कि बस हम पढ़ते जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हम कंटेंट कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये ध्यान से देखिएगा कि यहाँ एनसीईआरटी शब्द इन्होंने जो है निर्धारित की है कि जो पेपर की कठिनाई होगी वो कम से कम 12th लेवल तक, यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर तक, यानी कि एनसीईआरटी के पूरे इंटर लेवल की किताब तक, और कहां से कहां 109, 1 से 9, और 1 से 9 में क्या दिया गया है, सामान्य विज्ञान, अंक गणित और आपका सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी तक आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के पूरे 9 विषय आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 12 तक का पढ़ना है, ये आपके पूरे नोटिफिकेशन में दिया है। और निगेटिव अंक आपके 1/4 है और बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर कह रही हूं कि आप पूरा एनसीईआरटी ही फॉलो करिएगा, क्योंकि पिछली बार बच्चे कह जरूर रहे थे कि कठिन है, और ये मानते हैं कि कठिन है। इसलिए कठिन लगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि परंपरागत चीजों को पढ़ते आ रहे हैं और बस हमने क्वेश्चन देखा और हम टिक लगा देते हैं, सिर्फ रटने वाली चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन पिछली बार बस इन्होंने कुछ चेंज कर दिया था, इन्होंने रटने के बजाय क्या कर दिया था कि आप जिस तरीके से यूपीएससी वगैरह, सीडीएस, बहुत सारे क्वेश्चन तो सीडीएस के उठा करके पेट में पूछ लिया था और ये कोई नहीं जानता है। आप अभी उस क्वेश्चन को जो पिछला पेट हुआ था, आप क्वेश्चन को जब सर्च करोगे तो यूपीएससी के पेपर में 1-2 सवाल आपको सीडीएस के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो यूपी पीसीएस में, जब 2015 में आपका पीसीएस हुआ था, उसमें के क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। और कैसे थे, तो वही सब था, मतलब कि मिलान करने वाला, यानी शब्द पूरा एनसीईआरटी का ही शब्द उठा करके दे दिया था पेपर। तो आज से आप ये तय कर लो कि आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से अपनी स्टार्टिंग के पूरे जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं वो आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई सोर्स नहीं फॉलो करनी है, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा जो 2023 में हुआ था। और आप नहीं विश्वास हो तो हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, पूरा एनसीईआरटी का ही हम उठा के कंटेंट दिखा देंगे कि यही पेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने किस किस चीजों पर बात की है।
तो मैंने कहा कि पेट क्या है, इस पर बात की कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC जो ये आपका आयोग है, इसके अंतर्गत जितनी वैकेंसियां समूह ग यानी ग्रुप सी मैक्सिमम यही करवाता है, यही आयोग ग्रुप सी की वैकेंसी करवाता है। तो इसकी वैकेंसी में बैठने के लिए सबसे प्रारंभिक रूप से आपको पेट की परीक्षा पास कर लेनी होगी और तब जाकर के उस भर्तियों की मुख्य परीक्षा में आप बैठ पाओगे। तो ये है आपका पेट, और पेट इसलिए इस बार की जरूरी है 2025 की, क्योंकि 1 साल की वैधता अब बढ़ा करके 3 साल कर दी गई है। कौन सी परीक्षा पेट के द्वारा? तो बहुत सारी परीक्षा, कितना नाम हम बताएं, 2-4 नाम, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, मुख्य सेविका हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, लेखपाल की भर्ती हो गई, और बहुत सारे जैसे नगर निगम की भर्तियां आती हैं, बिजली विभाग की भर्तियां आती हैं, सभी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर का आएगा। तो बहुत सारी चीजें, अब कितनी हम इसमें गिनती करवाएं, लेकिन ये सब हाईलाइटेड वैकेंसी है। यहाँ तक कि मंडी परिषद की, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस के पद, लोअर पीसीएस की भी वैकेंसीज में आपके इसी आयोग के द्वारा कराया गया था और आपसे पेट का स्कोर मांगा गया था। आज से मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले की बात है। अब इसमें है कॉमन कट ऑफ। कॉमन कट ऑफ, तो कॉमन कट ऑफ नहीं होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इसकी मांग करते हैं कि एक कॉमन कट ऑफ फिक्स कर दिया जाए। कॉमन कट ऑफ फिक्स का मतलब है कि जैसे 50%, 65% एक कॉमन कट ऑफ फिक्स कर दिया जाए। जैसे कॉमन कट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे हमने फिक्स कर दिया कि यदि आप 65% पा गए हो तो आप पेट क्वालिफाई हो और आप पूरे उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में बैठ सकते हो। तो ऐसा नहीं है, कॉमन कट ऑफ बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं लेकिन ये लाया नहीं गया। अब आप कहोगे मैम क्यों? तो आप 2023 का ही देख लीजिए पेट, अगर कॉमन कट ऑफ कर दिया जाता ना 50-60, तो कोई बच्चा 50-60 तक पहुंचा ही नहीं। फिर कॉमन कट ऑफ का क्या मतलब है, जहां पर सिर्फ 10% बच्चे पास हो पाएंगे। तो इस वजह से पेपर का इतना कठिनाई, मतलब, और कठिनाई क्या, हम लोग ना मेन पाठ्य पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं और इन्होंने सीधे तौर पे नीचे दे रखा है, और एनसीईआरटी के अलावा कोई सोर्स मत फॉलो करिएगा, कोई सोर्स नहीं फॉलो करना है, क्योंकि पिछले बार का ही अगर आपको भरोसा ना हो तो आज ही अपनी एनसीईआरटी पेपर देखिए और एनसीईआरटी के उसी चैप्टर पे जाइए। नहीं तो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और आपको दिखा देंगे कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर से आपके UPSSC पेट में यहाँ पे सवाल पूछा गया था। यहाँ तक कि एक गांधी जी के से क्वेश्चन था, सोचो वो आपके CDS क्वेश्चन, CDS में पूछा गया था वो, और CDS UPSC ये सब एनसीईआरटी को फॉलो करती है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजें आपको बता दी हैं और हमने अंतिम तिथि आपकी 17 जून है और संशोधन की 24 जून है। यदि आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि आप ऑथेंटिक जगह अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करो, तो उसके लिए आपका दृष्टि IAS के एप्लीकेशन, जो कि आपका दृष्टि लर्निंग ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप पर आपको UPSSC पेट के कोर्स मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए 28 मई से आपका UPSSC जो बैच है ना, UPSSC का जो पेट बैच है वो 28 मई को शुरू हो रहा है और इसकी वैधता 2 साल तक है। सोचो, आपके 3 साल तक स्कोर की जो है वैधता होगी और हमारे कोर्स की 2 साल तक आपकी वैधता है। जितना चाहे बार बार आप पढ़ करके और आराम से जो है आप सम्मिलित हो सकते हो पेट की परीक्षा में। 150 से अधिक लाइव कक्षा होगी आपकी। पाठ्य सामग्री में हम क्या देंगे आपको, तो दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें आपके पेट के लिए जो भी किताबें आपकी प्रकाशित होती हैं वो आपको दी जाएगी। क्लास की PDF और अलग से शिक्षक आपको हैंडआउट भी देंगे। 20 मॉक टेस्ट होगा जिसमें से 15 सेक्शनल टेस्ट होगा। जैसे अलग अलग सेक्शन है ना आपके सिलेबस में, 15 सेक्शनल टेस्ट होगा और 5 पूरा फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, जूम सेशन हर सप्ताह आप शिक्षक से आप अपने डाउट को पूछेंगे, तैयारी में क्या समस्या आ रही है आप उस पर बात करेंगे। और करेंट अफेयर की जो क्लास है वो आपके साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक आपकी पूरे सप्ताह का करंट जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ये हमारे कोर्स की पूरी
एक तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जा करके आपको क्या करना होगा, तो देखो अगर ऐसे नहीं आप कर पाते हो तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम नाम से हमारी वेबसाइट भी है। इस पर आपको क्या करना है, तो यूपी टीचिंग एग्जाम, यानी ये टीचिंग एग्जाम जब जाओगे फिर इसी में यूपी टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत ही आपको यूपी SSSC का आपको मिल जाएगा। बाकी तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और तभी जाकर के आप यूपी SSSC पेट का जो कोर्स है वो आप ले पाओगे। और 28 मई से आपका बैच जो है प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें आपको किताबें तो दी जाएंगी, किताब के साथ मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा और क्लास का PDF, हैंडआउट, जूम सेशन और साप्ताहिक रूप से करंट अफेयर की भी आपकी क्लासेस चलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वैसे भी आप पेट की परीक्षा हर बच्चे के लिए जो कि उत्तर प्रदेश से है या बाहर है और जो भी चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट वैकेंसी में सम्मिलित अगर उसे होना है तो उसे सबसे पहला पेट को पास करके उसका स्कोर कार्ड अपने पास रखना होगा। तो यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने जो मुख्य सारी बातें हैं मैंने बता दी कि निगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स का है, सिलेबस क्या है, क्यों जरूरी है, 3 साल की वैलिडिटी है, तो अगर 2 आपके पास हो सकता है कि आप 25, 26, 27 भी पास करो, 3 स्कोर कार्ड है आपका और वैकेंसी 28 में आए, तो इन तीनों स्कोर में जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, तो यदि किसी वैकेंसी में मान लिया कि 65% वाले बच्चों को, यानी 65 मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया, तो आप देखो कि तीनों स्कोर कार्ड में आपका 65 किस में है, तो जो लेटेस्ट होगा या जिनमें आपका ज्यादा होगा आप उसके थ्रू वैकेंसी में जा सकते हो। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपके मन में संशय हो तो आप अपना जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।